राइट, इसमें से कुछ चीजें लिख लीजिए। तो यू आर राइट, एसटीडी गिफ्ट गिफ्ट करना था। देखो, इसमें कुछ डिजीज लिख लो जिसका कुछ का तो आपको पता होगा, जैसे एचआईवी, है ना। तो एचआईवी जो होता है, ये इसी वायरस से ही होता है, बीमारी जिसको बोलते हैं, इसी वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है यही होता है, ठीक है। एसटीडीज में है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है गोनोरोइया, GONO डबल RHOEA, गोनोरोइया। निजीरिया गोनोरोइया से होता है, बैक्टीरिया है, NEISSERIA, निजीरिया गोनोरोइया, GONORROHEA, निजीरिया गोनोरोइया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और सिफिलिस, ये पूछे आते हैं, जितने मैं लिखवा दूं वो आप याद रखिएगा। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस होता है ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम से, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये भी बैक्टीरिया है, पैलेडियम, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इसी से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। आप डिजीज नोट कीजिए, है ना। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था उसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, है ना। तो ART उन लोगों के लिए होती है जो कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उनके लिए हम लोग ART यूज करते हैं। ART क्या है, जैसे आपने देखा होगा IVF सेंटर बहुत सारे बने होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जिनको कहा जाता है ना। दिल्ली में तो बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो अब देखो, ART में क्या क्या आता है, यही चीज इसमें आपके लिए समझने लायक। ART, इसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ART में सबसे पहले आता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दूसरे नंबर पर आता है गिफ्ट, गिफ्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन। तीसरे नंबर पर आता है ICSI, ICSI, उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चौथे नंबर पर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, नोट कर लिया ना, है ना। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है कि
सबसे पहले क्या करते हैं कि कई तरह से मतलब ये हो सकता है। जैसे सपोज दैट एक मेल और फीमेल है, दे डू नॉट हैव, दे आर अनेबल टू बियर बेबी बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न। तो उसमें एक तो क्या करते हैं कि उसी के पेरेंट्स का, है ना? एक मिनट रुको। उसी के पेरेंट्स का देखिए, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी कॉम्पिटेंट फीमेल का एग ले लेते हैं, मतलब पर्टिकुलर मदर का ही एग ले लेते हैं और उसी के हस्बैंड का स्पर्म ले लेते हैं। उन दोनों को हम क्या करते हैं कि फ्यूज़ करवाते हैं। कहाँ पे फ्यूज़ करवाते हैं? दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराते हैं लैब की कंडीशन में। लैब की कंडीशन में फ्यूज़ कराने के बाद हम क्या करते हैं कि उन दोनों को रख देते हैं कहाँ पर? उन दोनों को रखते हैं जो उसकी एक्चुअल मदर होती है, मतलब जो उसकी एक्चुअल वाइफ होती है उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस पे हम रख देते हैं वहाँ पे, राइट? एक मिनट, अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। 1 मिनट रुकना ज़रा, इसमें से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये बीच में कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? शपथ, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल दिख रहा है क्या? अभी? नहीं है? ठीक है, राइट, ठीक। तो देखो क्या है कि यहाँ पर मैं आपसे बता रहा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ऐसे हम लोग करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो हमने क्या किया, तो मैंने आपको बताया कि एक हमारा मेल था, जिससे हमने स्पर्म ले लिया, है ना? और दूसरा हमने क्या किया, फीमेल थी, जिस फीमेल मदर जो थी, इससे हमने ओवम ले लिया, है ना? स्पर्म और ओवम को बाहर कहीं पे लैब में फ्यूज़ कराया, लैब में फ्यूज़ कराया। अब देखो 2 चीज़ें, एक तो हम फ्यूज़ कराने के बाद फिर क्या करते हैं, तो पहले क्या बनेंगे जब फ्यूज़ कराएँगे? ज़ाइगोट बनेगा, है ना? अब हम क्या करेंगे, इस ज़ाइगोट को भी सीधे इस फीमेल में रख सकते हैं, अगर कब? अगर ये फीमेल कॉम्पिटेंट हुई तो, है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? ज़िफ़्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है?
मैं अभी बताऊंगा जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो को फिर क्या करते हैं और मल्टीप्लाई करा सकते हैं, एम्ब्रियो बना सकते हैं, है ना। एम्ब्रियो को भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो अब ये एम्ब्रियो इंट्राफेलेटिन या एम्ब्रियो यूट्रस ट्रांसफर हो गया। तो हम दो स्टेज में, अभी आप सिर्फ ये मान लीजिए कि हम इनको दो स्टेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कई बारी क्या होता है कि वो ये मदर का जो यूट्रस है, हो सकता है कि मदर का यूट्रस एम्ब्रियो को या जाइगोट को डेवलप करने के लिए होस्टाइल हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ये मदर, तो हमने क्या किया, स्पर्म और एग इसी मदर से ले लिए, जाइगोट या एम्ब्रियो बनाया, है ना, और किसी तीसरी मदर का वोम्ब ले लिया, है ना। उस तीसरी मदर के वोम को, अब वो तीसरी वाली जो मदर है जिसका वोम हमने हायर किया, उसको सरोगेट सरोगेट मदर बोलेंगे। सुना होगा सरोगेसी, सुना है, सरोगेट मदर, है ना। उस सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो या तो इसमें ट्रांसफर करेंगे या इसी में ट्रांसफर करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इतने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, ये बताओ पहले मुझे, बोलो। ओके, राइट, तो चलो अब लिखना शुरू करो, है ना, चलिए लिखना शुरू करो। इन टेस्ट ट्यूब बेबी, ओवम फ्रॉम, अब इसमें कैसे, ओवम फ्रॉम वाइफ, और अगर वाइफ का ओवम रिलीज नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे से भी ले सकते हैं, डोनर। और यहाँ पे भी क्या है, ओवम ऑफ, सॉरी, स्पर्म ऑफ हस्बैंड, और या फिर डोनर। ये थोड़ा सा बहुत टेक्निकल है, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसी का ये स्पर्म हो, जरूरी नहीं कि उसी का ये ओवम हो, है ना। इन दिस टेक्निक, ovum from wife or donor female is removed surgically. Ovum of wife or donor female is removed surgically. Is removed surgically after hormonal stimulation. After hormonal stimulation. Full stop. It is then fertilized by. It is then fertilized by. It is then fertilized by husbands, or it is then fertilized by husband or donor male's sperm, husband or donor male sperm in a laboratory, in a laboratory, full stop. The zygote or the embryo up to the zygote or embryo up to zygote or embryo up to 8 blastomer stage, zygote or embryo up to 8 blastomer stage, 8 blastomer stage is transferred to fallopian tube, is transferred to fallopian tube, transferred to fallopian tube, full stop. This technique is called, this technique is called, this technique is called GIFT, zygote intra fallopian transfer, zygote intra fallopian transfer, ठीक है।
इसको हम लोग जिफ्ट कहते हैं। अब देखो, फुल स्टॉप। इफ एम्ब्रियो with more than 8 blastomer, if embryo with more than 8 blastomer is transferred into uterus, is transferred at uterus, this technique popularly called IUT, intra uterine transfer, to complete further zygote of embryo. राइट, तो इसको हमने क्या कहा, जिफ्ट कहा, है ना। अब देखिए, अब अगली चीज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर का नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नोट करेंगे। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was born in England, July 25, 1978. First test tube baby was born in England, July 25, 1978. It was a girl. Her name was Louise Joy Brown. Her name was Louise Joy Brown. उनका नाम था लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है। लेटर the test tube baby were produced in Australia. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुए, है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हुआ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी in India, the first test tube baby in India born on August 1986 KEM Hospital, 1986 KEM Hospital, Mumbai, KEM Hospital, Mumbai. Her name was Kumari Harsha. अब देखो, इनका नाम जो था कुमारी हर्षा था, जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर कौन थी। नोट करो, द डॉक्टर वाज इंदिरा हिंदुजा। तो जो डॉक्टर थी उनका नाम था इंदिरा हिंदुजा, ठीक है, राइट। ये तो हो गया हमारा क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डालिए जिफ्ट, GIFT, है ना। GIFT मैंने आपको अभी बताया कि जिफ्ट क्या होती है, ठीक है।
अब गिफ्ट किसके लिए यूज किया जाता है पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं, है ना। गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अभी हमने देखा गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। This method is used. This method is used where female cannot produce ova, where female cannot produce ova or cannot produce ova, but provide suitable environment, but provide suitable environment for the development of, provide suitable environment for the development of embryo in oviduct. Full stop. Ovum from the donor female, ovum from the donor female is surgically, ovum from the donor female is surgically removed, surgically removed and introduced into, and introduced into the fallopian tube of such female, fallopian tube of such female. Full stop. Women accept, women accept sperm from, women accept sperm from their husband, women accept sperm from her husband during copulation, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, हमने गैमीट ट्रांसफर किया, मतलब ओवा जो था ओवा फंक्शनल नहीं था, है ना। ओवा जो फीमेल जिसको मदर बनना था उसके अंदर ओवा या तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था या ओवा मतलब बैड क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो उसका जो ओवा था वो फंक्शनल नहीं था, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, किसी दूसरे से गैमीट उधार में मांगना पड़ा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गिफ्ट, है ना। अब देखो नेक्स्ट आते हैं आईसीएसआई, मैंने आपको बताया है ना आईसीएसआई, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया, ये बताओ पहले तो, बताओ पहले समझ में आ रहा है कि ऐसे ही, ठीक है, ग्रेट। तो नेक्स्ट आईसीएसआई, अब देखो आईसीएसआई क्या है। आईसीएसआई में हम लोग क्या करते हैं, नोट करेंगे, इन अच्छा इसे लिख लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। This is a specialized technique to form embryo in, this is a specialized technique to form embryo in laboratory in which sperm is
directly injected, in which sperm is directly injected into ovum. The zygote or early embryo is transferred by gift. Zygote or early embryo transfer by gift, है ना। तो हमने इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो जिफ्ट ही होती है, तो हम जिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, है ना, AIT जो हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ठीक। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, आप इंसेमिनेशन नोट करेंगे। दिस टेक्निक इज यूज्ड where the husband either unable to where the husband either unable to inseminate female or have very low sperm count full stop. In this case semen of husband or donor male is first collected and then artificially introduced into vagina of the female, right? क्लियर है भाई, ये चारों टेक्निक बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए भाई बताइए। चलो ग्रेट, ये हो गया। एक और बात बताओ कि एमिनो सिंथेसिस समझ में आती है, पता है कि नहीं पता है, व्हाट इज एमिनो सिंथेसिस? एमिनो सिंथेसिस बताइए, क्लियर है? हाँ जी बताइए, एमिनो सिंथेसिस, व्हाट इज एमिनो सिंथेसिस? मैं लिख देता हूँ क्या होता है एमिनो सिंथेसिस, तो पता है नहीं पता जल्दी से बताओ। एमिनो सिंथेसिस, दोनों लोग जल्दी बताओ, व्हाट इज एमिनो सिंथेसिस?
और ये चीज मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ, ये चीज बैन है, दिस इज बैन, एमिनो सिंथेसिस। नहीं पता? देखो, एमिनोसेंटेसिस क्या होती है, ये डिटेक्ट करना कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनोसेंटियासिस कहते हैं, है ना। तो एमिनोसेंटियासिस, हाँ राइट राइट, सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर द बर्थ, राइट, नोट करिए। ठीक है। ठीक है, तो देखिए एमिनोसेंटियासिस क्या होती है, इसमें ये पता लगाते हैं कि मेल फीमेल क्या है ना, मेल है या फीमेल है बेबी, और यही चीज बैन है। अच्छा, एमिनोसेंटियासिस कहते क्यों है? देखो हमने अच्छा हमने, हाँ हमने पढ़ा तो, मैंने कल बताया था, शिफत आप थे है ना, फातिमा नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसी से हम लोग उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं, हाँ राइट, वेरी गुड फातिमा, एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लो। Amniocentesis is the process. Amniocentesis is the process to diagnose the genetic disorder. To diagnose the genetic disorder. ऐसे इसलिए नहीं चेक करते कि मेल है फीमेल, रीजन ये नहीं होता, ये भी चेक करते हैं। टू डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर, if any, and the sex of baby, and the sex of baby, फुल स्टॉप। इसी में लिखना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, at early stage of pregnancy, in 14th or 15th week, at early stage of pregnancy, in 14th or 15th week, this process is performed। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कब परफॉर्म करते हैं, 14th या 15th वीक में हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्लियर है भाई सबको? बताइए भाई पहले जल्दी से, बोलो बोलो। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं, अब ये तो था हमारा क्या, मैंने आपको वो चीजें बता दी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वाले चैप्टर। ठीक है, और देख लीजिए कहीं पे कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लीजिए, इस चैप्टर में कहीं पे आपको किसी जगह पे कोई डाउट लगे तो आप पूछिए। जल्दी मैसेज करो बेटा, जल्दी से। कोई डाउट? नो डाउट, दोनों लोगों को नहीं? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जितना बता दिया उतना आप रट लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चैप्टर से इतना ही है ना। ये इनफैक्ट है भी इतना ही, इसमें और कुछ है भी नहीं, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड वगैरह वो मैंने आपको बता ही दिए थे कि, अब देखो एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ह्यूमन एवोल्यूशन वाला। मैं क्या कर रहा हूँ कि ह्यूमन एवोल्यूशन वाले में आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ये पीडीएफ मैं क्या करूँगा आपको पढ़ाने के बाद, है ना, हालाँकि शायद निष्कर्ष जी को ट्रांसफर दे दी है, और अगर नहीं होगी उनके पास तो मैं इनको दोबारा से दे दूँगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अगर ये पीडीएफ आपको याद रहेगी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नीट का नहीं छूटने पाएगा। ये मैंने एक्सक्लूसिवली नीट के लिए बनाया हुआ है, देखो। इसमें तो सब ये दे रखा है, ठीक है, ये मेन चीज़ दे रखी है। किस एरा में और किस टाइम में, तो हमने क्या किया, अभी से लेकर के जब से अर्थ ओरिजिनेट हुई है ना? तो उनको क्या किया है कि अलग-अलग पहले ब एरा में डिवाइड किया, एरा को पीरियड में डिवाइड किया गया, फिर एपोक में डिवाइड किया गया, ठीक है ना? तो किस एरा में कौन-कौन से एनिमल आए या कौन-कौन से इंसिडेंसेस हुए।
वो यहाँ पर सब नहीं लिखे, वहां पे सिर्फ यहाँ पे मैंने वही नोट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ याद रखना है। देखो, आर्कियोजोइक जो एरा था, इसमें क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ और कोई भी फॉसिल, नो फॉसिल्स, किसी तरह के आर्कियोजोइक में कोई भी फॉसिल अवेलेबल नहीं है। कब की बात है, 4600 टू 3500, ये जो भी टाइम पीरियड दिया है ये मिलियन ईयर्स में दिया हुआ है, राइट। कहीं पे इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताते हैं ना। फिर आते हैं यहाँ पर, ये प्रोटेरोजोइक एरा है ना। तो प्रोटेरोजोइक में देखो, प्रोटेरोजोइक 3000 के आसपास प्रोकैरियोट है, 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले। 2000 मिलियन ईयर्स अगो में प्रिमिटिव यूकैरियोट्स आए। 1000 ईयर्स में प्रिमिटिव मेटाजोन्स आए। मेटाजोन्स क्या, स्पॉन्जेस आ गए और निडेरियंस आ गए। कब, 1000 मिलियन ईयर्स अगो स्पॉन्जेस और निडेरियंस आए। फिर आते हैं पेलियोजोइक में। कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ऑल इनवर्टिब्रेट स्टैब्लिश। सब इनवर्टिब्रेट कब आए, कैम्ब्रियन में, मतलब 570 मिलियन ईयर्स एगो। ऑर्डिविशन में ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट हुआ, वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए कब, ऑर्डिविशन में 500 मिलियन ईयर्स एगो। सेल्यूरियन में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ जॉट फिशेस एंड विंगलेस इंसेक्ट एंड स्पोर बियरिंग प्लांट, है ना। तो स्पोर बियरिंग प्लांट मतलब टेरिडोफाइट आए होंगे, ब्रायोफाइट आए होंगे, और क्या, जॉट, जिनमें जॉ पाई जाती है वो फिश आई होंगी, है ना। बिना विंग्स वाले इंसेक्ट आए होंगे। डेवोनियन में ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन हुआ, मॉसेस आए और फर्न आए। कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स और विंग्ड इंसेक्ट आ गए, है ना। एबंडेंस ऑफ ट्री फर्न, और बहुत ज्यादा फर्न डेवलप हो गए। परमियन में राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट एंड कोनिफर्स। तो कोनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म आ गए और मॉडर्न इंसेक्ट जो है वो आ गए। ट्राइसिक में राइज ऑफ फर्स्ट डायनासोरस एंड एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। जुरासिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, अच्छा ऊपर वाले में देखो, ट्राइसिक में साइकस और कोनिफर्स डेवलप हुए। जुरासिक में राइज ऑफ बोथ बर्ड एंड रेप्टाइल डोमिनेट ऑन द अर्थ। ओरिजिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म आए जुरासिक टाइम पीरियड में। क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट ऑफ जाइंट रेप्टाइल, मतलब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। राइज ऑफ फिश, मतलब मॉडर्न फिश, है ना। बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है, कब आए, क्रिटेशियस में, है ना। तो एपोक क्या था, क्रिटेशियस था। तो टाइम पीरियड एरा कौन सा था, मीजोजोइक है। एपोक, है ना। अब आते हैं टर्सरी पीरियड में। पेलियोसिन, राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट, पहला बंदर आया। इयोसिन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। ओलिगोसिन, rise of first monkey and ape. Miocene, mammals at peak, first mammals ape form. Pliocene, मॉडर्न मैमल्स आ गए और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स आ गए। प्लीस्टोसिन, प्रिमिटिव, अच्छा, प्रिमिटिव मैन, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रिमिटिव मतलब ये कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक जो मैन था वो आ गया। सीनोजोइक, क्वाटरनरी एपोक में। होलोसीन, अभी रिसेंट जो चल रहा है उसको हम होलोसीन कह रहे हैं। 0.01 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। मॉडर्न मैन, बर्ड, फिशेस और इंसेक्ट आ गई। तो आपको करना क्या है, किस टाइम में कब आए, आप देखिएगा क्वेश्चन में यही पूछा गया, किस टाइम पे कौन आया है, कौन सी ऐसी घटना घटी। ये क्वेश्चंस मेनली आपसे पूछे गए। अब आ जाओ भाई ह्यूमन एवोल्यूशन में, इंसान का इवॉल्व होना कब स्टार्ट हुआ। ह्यूमन एवोल्यूशन में भी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स है, इससे आपको नीट पे पूरी हेल्प करेंगे, देखिए। monkey and apes and humans are together called anthropods। तो एंथ्रोपोइड्स में कौन आते हैं, monkey, apes और ह्यूमन, तीनों आते हैं। ह्यूमन आर क्लोजर इन phylogenetically to apes, which in returns are closer to old world monkey, है ना। तो हम आप सबसे किसके क्लोज हैं, एप्स के। एप्स में कैसे कौन आते हैं, तो ये चिंपांजी आपके हो गए, गोरिल्ला आपके हो गए,
है ना। ये किससे हैं? ये ओल्ड वर्ल्ड जो मंकी हैं उनके क्लोजर हैं, है ना। देन न्यू वर्ल्ड मंकी, ये न्यू वर्ल्ड मंकी जो आजकल दिखाई देते हैं मंदिर, तो न्यू वर्ल्ड मंकी के क्लोज नहीं, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी के क्लोजर हैं। तो चिंपांजी गोरिल्ला से ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। एप्स, apes continue to live most of the time on tree and occasionally visiting the ground. Apes become larger than monkey, so it was difficult to walk on the tree, and they started swinging in the branches with the arms with their movement uh, or called branchiation. है ना? The ape's brain become enlarged and acquired the pattern of uh, convolution much like the brain. तो जो हमारे ब्रेन में फोल्डिंग से उस तरह से इनमें एप्स में फोल्डिंग स्टार्ट हो गई ब्रेन में। ह्यूमन ancestors of man left trees and developed requirement of ground life, such erect posture, larger hand limbs, bipedal locomotion, freedom of four limbs, है ना, हाथ आगे आगे हिलते हैं, freedom of four limbs, perfection of binocular vision, है ना, lack the tail, cerebral cortex of the man become larger, making man most intelligent। तो हमारा सेरिब्रम ज्यादा डेवलप्ड हो गया जिससे हम ज्यादा इंटेलिजेंट। अब देखो पूरा कुल मिलाकर के ह्यूमन का एवोल्यूशन मतलब एप्स का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो माना जाता है ये जो मंकीज वगैरह होंगे ट्री में रहने वाले कुछ श्रियूज रहते थे, श्रियूज है ना, जैसे छछूंदर वगैरह होते हैं ना उस तरह के, ठीक है। उन ट्रीज में रहने वाले श्रियूज से पहले डेवलप हुए लीमर्स और टॉर्सिसर्स, है ना। लेबर्स और टॉर्सिसर से आए पैरापिथेकस। अब यहां से जो एंसेस्टर्स हमारे हैं उनकी स्टार्टिंग होती है पैरापिथेकस। पैरापिथेकस वो एंसेस्टर था जिससे तीन अलग अलग ब्रांचेस बनी। एक न्यू वर्ल्ड मंकी, मतलब ये पैरापिथेकस से ही यहां से अलग हो गए। यही कारण है कि जो मंकीज हैं ये हमसे बहुत पहले सेपरेट हो गए, तो इनकी लाइन ऑफ एवोल्यूशन अलग है और हमारी लाइन ऑफ एवोल्यूशन अलग है, इसीलिए हम आप इनसे मैच नहीं करते। तो न्यू वर्ल्ड मंकी जो पैरापिथेकस से बने, लेकिन हमारे न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी हम तीनों के कॉमन एंसेस्टर कौन है? पैरापिथेकस है। तो पैरापिथेकस ये अर्लीस्ट फॉसिल है ना, जिसको कि इजिप्ट से निकाला गया और ये ओलिगोसीन टाइम पीरियड का फॉसिल। पैरापिथेकस से न्यू वर्ल्ड मंकी बने, ओल्ड वर्ल्ड मंकी बने, और सीधे इसमें जो हमारी तरफ लाइन चली है एवोल्यूशन की वो ड्रायोपिथेकस बना। ड्रायोपिथेकस कौन था? ये एक फॉसिल ऐप है। ड्रायोपिथेकस एक जगह है जो ये अफ्रीकन्स में है ना, वहां पे इसका नाम क्या है? ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेंसिस, ठीक है। ये कॉमन एंसेस्टर और एप है, ठीक। कॉमन मैन अफ्रीका से मतलब पाया गया है। कॉमन मैन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता था, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता था। मियोसीन टाइम पीरियड मतलब 25 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता था। इट इज क्लोज टू द चिंपैंजी। होमिनॉइड एवोल्यूशन अकर इन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया में हुआ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हुआ होगा। माना जाता है उस समय दोनों कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। अब देखो ड्रायोपिथेकस से गिब्बन बन गए, ओरांगटांग बन गए, चिंपांजी बन गए और गोरिल्ला बन गए। चिंपांजी गोरिल्ला ये सब हमारे क्लोज इसीलिए हैं क्योंकि हमारा मतलब हमारी जो लाइन का एवोल्यूशन है और ये और कॉमन एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस है। अब देखो ह्यूमन की लाइन में एक जो एवोल्यूशन हुआ वो बना रामापिथेकस। रामापिथेकस जो था ये एप लाइक प्राइमेट था, ये एप्स जैसा अब ये दिखाई देता था। लिव इन ट्रीज एंड ट्रेवल्ड एट द ग्राउंड, ये रहता तो पेड़ों में था और जमीन पे भी कभी कभी आता था। जॉ बोन एंड टीथ लाइक ह्यूमन, इसके जबड़े, इसकी हड्डियां और इसके ये टीथ वगैरह सब ह्यूमंस की तरह थे। स्मॉल कैनाइन, कैनाइन इसके छोटे थे, एंड लार्ज मोलर, दे एट हार्ड नट एंड शीट, ये हार्ड नट और शीट को खाते थे। रामापिथेकस से फिर डेवलपमेंट होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इधर आ जाओ, देखो कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अगर है तो मैंने पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिख दिया है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस इसका नाम था। अपीयर्ड इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में डेवलप हुआ प्लियोसीन पीरियड में 4 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। अफ्रीकन एप मैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अफ्रीकन एप मैन किसको बोलते हैं, जावा मैन किसको बोलते हैं, पेकिंग मैन किसको बोलते हैं, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अंडरलाइन वाले क्वेश्चन वो है जो पूछे हुए हैं। एप मैन, ह्यूमन एप फीचर, ह्यूमन एंड एप फीचर दोनों के फीचर थे। टेरेस्ट्रियल क्रिएचर, जमीन पे रहने वाला था। बाईपेडल लोकोमोशन, दो पैरों से चलता था।
हर्बीवोर एंड फुली इरेक्ट, ये क्या था, हर्बीवोर था और सीधे चल सकता था। स्मॉल कैनाइन, छोटे छोटे इसका कैनाइन थे, इंसीजर टीथ, है ना। बोन लाइक मैन, फॉसिल्स वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया, तंजानिया, इथियोपिया और तंजानिया से इनके फॉसिल डेवलप्ड हुए। प्रोबेबली 4 फीट टॉल, 4 फीट लंबा था, और जिसकी याद रखना ब्रेन की कैपेसिटी, सबकी याद रखना 500 सेंटीमीटर इसकी ब्रेन की कैपेसिटी। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बना होमो हैबिलिस। कई बार पूछा गया टूल मेकर किसको बोलते हैं, तो होमो हैबिलिस को टूल मेकर बोलते हैं, मैंने ऊपर यहीं पे लिख दिया है ना। ये अफ्रीका में अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो डेवलप हुआ। ये पहले आया 4 से 5 मिलियन ईयर्स पहले, ये आया 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन। मोर लाइक प्राइमेट, ये ज्यादा प्राइमेट की तरह दिखाई देता था। 1.5 टू 1.8 मीटर टॉल था। स्मॉल कैनाइन थे, छोटे छोटे इसके दांत थे। लाइट जॉ, जबड़ा इसका थोड़ा सा लाइट था। कम्युनिटी लाइफ अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा, कम्युनिटी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई। ये कम्युनिटी लाइफ, साथ में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। बाइपेडल वॉक, फुली इरेक्ट, फर्स्ट फॉसिल मैन मेड टूल्स। तो सबसे पहले इसीलिए टूल मेकर कहते हैं, फर्स्ट फॉसिल मैन मेड टूल, सबसे पहले इनके जो मैन मेड टूल उनके फॉसिल्स यहीं से मिलते हैं। ब्रेन देखो इसका बढ़ गया, 650 टू 800 सेंटीमीटर कैपेसिटी इसकी हो गई। कार्निवोर था एंड हंटेड लार्ज एनिमल, तो ये बड़े एनिमल्स को हंट करने की कैपेबिलिटी रखता था, मतलब इसको प्लान करना आता था, साथ मिलकर के हंटिंग करते थे, औजार बनाना आता था। इरेक्ट मैन, एकदम सीधे, होमो इरेक्टस उसको कहा गया है, बिल्कुल सीधे चलने वाला था। 1.7 मिलियन ईयर्स एगो प्लेस्टोसीन टाइम पे आया। 1.5 टू 1.8 मीटर टॉल और इरेक्ट पोस्चर वाला। टूल ऑफ बोन एंड स्टोन, परहैप्स नोन यूज ऑफ फायर, शायद इसको आग के बारे में भी पता था। फ्लैटर एंड थिकर जॉस ना, फ्लैट और थिक जॉस थे, एंड प्रोट्रूडिंग जॉस, बाहर की तरफ निकले हुए थे। स्मॉल कैनाइन, छोटे दांत। लार्जर मोरन, पीछे वाले दांत बड़े थे। ब्रेन वॉल्यूम 800 टू 1300 सेंटीमीटर क्यूबिक, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोर लाइक एप मैन देन मॉडर्न मैन, ये एप मैन की तरह ज्यादा दिखाई, बंदर की तरह, मतलब एप्स की तरह ज्यादा दिखता था, मॉडर्न मैन की तरह कम। और ये ओमनीवोर था। जावा में इसके फॉसिल मिले, एप मैन के। पेकिंग मैन जो है, ये कौन है, होमो इरेक्टस को, जब जो जावा में फॉसिल, यह सब होमो इरेक्टस ही है। जावा में फॉसिल मिले उसको हमने जावा एप मैन कहा। चाइना में फॉसिल मिले उसको हम लोग पेकिंग मैन कहा। और हिडनबर्ग मैन हमने कहा, जो इसके यहाँ पे हिडनबर्ग एक वैली है, ये है जर्मनी में, तो जर्मनी में फॉसिल मिले उसको हिडनबर्ग कहा। जावा एप मैन, पेकिंग मैन और हिडनबर्ग, ये तीनों कौन है, होमो इरेक्टस ही हैं। अब आ जाते हैं निएंडरथल, है ना, होमो निएंडरथल। निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी, यहाँ पे 100 इंडिविजुअल्स मिले हैं, ठीक है। ये ग्रेवयार्ड थी, लेट प्लीस्टोसीन। ये 10,000 से 34,000 ईयर्स अगो पाए जाते रहे होंगे। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ होमो सेपियंस, ये होमो सेपियन का पुराना फॉर्म। शॉर्ट स्ट्रक्चर, 1.5 टू 1.66 मीटर टॉल, इरेक्ट पोस्चर, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, लार्ज स्कल, थिक बोन, 1300 टू 1600 सेंटीमीटर ब्रेन का था, और ये ओमनीवोर। अब देखो, फ्लैट क्रेनियम, स्लोपिंग हेड, प्रोड्यूडिंग जॉज, जबड़ा बाहर निकला हुआ, नो चिन्स, ये चिन्ह नहीं पाई जाती थी। केव बनाना जानता था, हट बनाना जानता था, स्किल हंटर थे, फायर यूज करना जानते थे। बरी डेड, है ना, रिलीजन, क्लॉथिंग, सोशल क्लॉथ, है ना, सोशल, ये कपड़े वपड़े पहनना इन्होंने सीख लिया। डेड को बरी करना सीख दिया। रिलीजन इनका कोई पर्टिकुलर था। नॉट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री, लेकिन अभी भी इन्होंने एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री नहीं स्टार्ट। अब आते हैं होमो सेपियंस। फर्स्ट फॉसिल क्रो-मैग्नन रॉक, फ्रांस। तो इसका जो पहला फॉसिल मिला वो क्रो-मैग्नन रॉक से मिला, जो कि फ्रांस की। इवॉल्व इन अफ्रीका, माइग्रेट हियर, ये अफ्रीका में इवॉल्व हुए और यहाँ आ गए। 34,000 ईयर्स अगो, 1.8 मिलियन टॉल, सॉरी 1.8 मीटर टॉल। ये 34,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुए होंगे, 1.8 मीटर टॉल थे। लार्ज स्कल, स्ट्रॉन्ग जॉ, क्लोज टीथ, विजडम टीथ, हाई हेड, ठीक है। ब्रॉड फेस, मुंह अब इनका बाहर निकला हुआ नहीं था, थोड़ा सा चौड़ा था। नैरो नोज इवॉल्व, प्रोमिनेंट चिन, इनमें अब चिन यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गए।
सोफिस्टिकेटेड टूल बनाने लगे, ज़्यादा बढ़िया हथियार बनाने लगे। हंटेड हंटर्स थे, ओमनिवोर्स थे, एनिमल स्किन यूज़ करते थे, पेंटिंग इनको आती थी, कार्विंग इनको आती थी, येट नॉट टेकन एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। होमो सेपियन सेपियन जो आज की डेट में सब हमारा आपका जो एक्चुअल एंसेस्टर है, 2500 ईयर्स अगो आए होंगे, स्प्रेड इन 10,000 ईयर्स अगो, थिनिंग स्कल बोन, स्कल की जो बोन थी वो थिन हो गई, ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, 1300 टू 1600 सेंटीमीटर की भी हो गई, डेवलपमेंट ऑफ 4 कर्व इन बैकबोन, तो बैकबोन जो थी उसमें 4 कर्व जो आज की डेट में पाए जाते हैं, आपने देखा सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, है ना, तो ये सब डेवलप हो गए। सुपीरियर ब्रेन पावर एंड वीक बॉडी, दिमाग ज्यादा तेज था लेकिन शरीर बाकियों के कंपेरिजन में कमजोर था। फीएबल पावर ऑफ हियरिंग एंड स्मेल, है ना, सूंघने और कान मतलब सुनने की क्षमता थी वो कम थी। स्टार्टेड कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन, इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। ये पूरी कहानी थी हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन। बताओ कहीं पे समझ में आया कि नहीं आया? और अगर समझ में आ गया हो तो मैं ये पीडीएफ निष्कर्ष जी को दे देता हूँ। तो मैं ये पीडीएफ निष्कर्ष जी को दे देता हूँ, आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। तो पूरा मैंने इस पीडीएफ में जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन है उसका जो जीस्ट है, जो निचोड़ है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, सीधे उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट मी चेक इट, ये मेरे पास होना चाहिए वैसे। एवोल्यूशन, ट्रांसलेशन, यस इट्स देयर, राइट। मैं अभी के अभी ये निष्कर्ष जी को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। और आप लोग उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया है ना, और आप लोग उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पढ़ा दिया। अब एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, यहाँ पे एवोल्यूशन वाले टॉपिक में। एक सेकंड दो मुझे। देखो, डार्विन की और लैमार्क की मैं आपको थ्योरी में डिस्कस करता हूँ, डार्विनिज्म और लैमार्किज्म। देखो, मेरी बात को गौर से समझिएगा, ध्यान देना, है ना। जब नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, दोनों लोग।
लैमार्क एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, डार्विन एक इंग्लिश साइंटिस्ट। लैमार्क ने कहा कि देखो, एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर अफ्रीका में जिराफ जो पाए जाते थे, उनकी गर्दन बड़ी छोटी हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज हुआ। तो क्लाइमेट में क्या चेंज हुआ, वाटर की स्कैरिसिटी हो गई। इसके लिए लेमार्क एक टर्म यूज करता है, वो कैसा, न्यू फीड, नई जरूरत पैदा हुई, है ना। तो न्यू फीड आया, FEED, न्यू फीड, है ना। तो उसे बोला नई जरूरत पैदा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब सूखा पड़ने लगा, वहां पे ड्राई होने लगा एटमॉस्फेयर, तो ग्रास नीचे की सब सूख गई। अब जिराफ को, अब जो ग्रीन लीव्स बची हुई थी, तो ग्रीन लीव्स खाते हैं, वो सिर्फ ब्रांचेस पे बची हुई थी, ट्रीज पे बची हुई। तो उसने क्या किया कि उनके खाने के लिए जिराफ को गर्दन ऊपर करनी पड़ी, जिससे कि जिराफ धीरे धीरे अपनी गर्दन खींचता गया, है ना। तो फिर वो कहता है कि जब नई जरूरत पैदा होती है, तो क्या होता है, यूज एंड, उसका एक और है, यूज एंड एडेप्टेशन, है ना। तो एडेप्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने कहा कि गर्दन का ज्यादा यूज करने की वजह से गर्दन लंबी होती गई, और अगली जब जनरेशन आती गई तो उनकी गर्दन और लंबी होती गई, और होती गई, और होती गई। तो इस तरह से छोटी गर्दन वाले जिराफ से लंबी गर्दन वाले जिराफ का फॉर्मेशन हो गया। तो ये उसने कहा कि ऐसे ऐसे जिराफ का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो लेमार्क की बात समझ में आ गई। लेमार्क ने क्या कहा, ओके, शिफत क्लियर। अब देखो डार्विन क्या कहता है, डार्विन कहता नहीं, ऐसा नहीं। डार्विन ने कहा कि दो तरह के जिराफ पाए जाते थे। उसने कहा कि पहला क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज। तो एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक छोटी गर्दन वाले, एक लंबी गर्दन वाले। उसने कहा कि घास खत्म हो जाने की वजह से छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे, वो क्या किए, जब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये इनकी गर्दन छोटी थी, ये पत्तियां कम खा सकते थे, इसलिए ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये खत्म होते गए और मरते गए। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, तो पहला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। फिर उसने कहा कि नेचर ने लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे, उनको सेलेक्ट कर लिया, नेचुरल सिलेक्शन को। नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये करेक्टर और अगले जनरेशन में आता गया। अब ये रीजन है कि बहुत सारी जनरेशन के बाद सिर्फ यही वाले जिराफ बचे हुए हैं, जिनमें की जिनमें की ऑलरेडी ये चेंजेस थे, और इनकी गर्दन, लंबी गर्दन वाले जिराफ एग्जिस्ट कर पाए, और जो जिनमें छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। ये डार्विन का था, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। समझ आ गया दोनों की कहानी। अब देखो, इसके मैं पॉइंट नोट करवा देता हूं जो आपसे पूछा जाए। ग्रेट। तो पहले नोट करो लैमार्क की थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लैमार्क, ही वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। लैमार्क की बुक का नाम पूछा गया, इनकी बुक का नाम था फिलोसफी जूलॉजी क्यू, PHILOSPHIE, फिलोसफी, जोलॉजी क्यू, ZOOLOGY।
GIQUE, फिलॉसफी ज्योलॉजी क्यू, ये लैमार्क की बुक का नाम था। इस पे इन्होंने इस बात को लिखा। ठीक है। अब लैमार्क ने कहा, क्या कहा कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लैमार्क के फैक्टर पे आ जाते हैं, है ना। फैक्टर्स ऑफ थ्योरी, उसकी थ्योरी के कौन कौन से फैक्टर। अभी मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। तो उसने कहा सबसे पहले क्या होता है, न्यू फीड। न्यू फीड का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन इन एनवायरमेंट। मैंने अभी आपको बताया, वेरिएशन इन एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में चेंज आते हैं उसको ये न्यू फीड कहता है ना। तो जब न्यू फीड होती है तो उसके बाद क्या होता है, नई जरूरत पैदा होती है। तो उसने कहा कि कोई नया कैरेक्टर डेवलप होता है, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर। उसने कहा कि नई कोई नया कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को एक्वायर किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर। अब उसने बोला कि जो एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर क्या है ना, रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म की नीड होती है उसके लिए कोई कैरेक्टर एक्वायर हो जाता है। एक्विजिशन ऑफ जो कैरेक्टर होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, इन्नेट टेंडेंसी। ये बिल्कुल बात गलत थी। उसने कहा कि इन्नेट टेंडेंसी से ऑर्गेनिज्म अगर चाहता है कि उसके अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप हो जाए तो उसकी इन्नेट टेंडेंसी की वजह से डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, वो देखा है ना, एक्समैन देखा ना, वुल्वरीन, देखा नहीं देखा, जल्दी बताते जाओ, हाँ ना बताते जाया करो। देखा है, देखा होगा ना एक्समैन, हॉलीवुड मूवी, वुल्वरीन वाली। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि फातिमा को कोई परेशान कर रहा है तो इसके अंदर वो वुल्वरीन की तरह क्लॉज निकला है। ऐसा हो सकता है क्या फातिमा, नहीं हो सकता ना, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, या ये सिफत स्पाइडरमैन बन जाए इसको, है ना। तो ऐसा नहीं पैदा हो सकता। तो इन्नेट टेंडेंसी से कोई चीज हम आप करेक्टर डेवलप थोड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा कि इन्नेट टेंडेंसी से डेवलप कर सकते हैं। दूसरा उसने कहा कि यूज, दूसरी चीज कहा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो उसने कहा जो ऑर्गन का आप यूज करते हो वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिनका यूज कम करते हो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा, उसने कहा कि पहले अजगर जो हुआ करते थे, पाइथन, उनके पैर पाए जाते थे, लेकिन वो बरों में अंदर जाने के लिए और चलने में वो दिक्कत पैदा करते थे। तो धीरे धीरे पाइथन के पैर खत्म हो गए और देखो उनकी बैकबोन में वो अभी पेल्विक गिरडल पाए जाते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ, एक बारहसिंगा होता है स्टैग, आइरिस एल्क उसको बोलते हैं। उसके बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऐसे सींग होते निकले होते हैं आइरिस एल्क के, और यहाँ पे उसके बहुत सारे सींग निकले होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं। तो उसके साथ समस्या क्या है, जब कोई उसको इसका पीछा करता है कोई भी हंटर, तो भागता है तो उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं और बेचारा वो मारा जाता है। तो आइरिस एल्क के सींग क्यों नहीं गायब हो गए, साइंटिस्टों ने पूछा। अब लेमार के पास इसका कोई आंसर नहीं था। हमारी अपेंडिक्स क्यों नहीं खत्म हो गई, हमारा गॉल ब्लैडर क्यों नहीं खत्म हो जाता, तो क्योंकि हम तो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो लेमार के पास इसका कोई जवाब नहीं। तीसरा उसने कहा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो उसने बोला कि एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से कोई नया कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है ना। तो ये दो कैरेक्टर ये हो गए। तीसरा उसने कहा कि जब ये कोई नया कैरेक्टर आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, नया कैरेक्टर डेवलप होने के बाद इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर डेवलप गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होती है। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस होने की वजह से, है ना, उसने कहा कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं इनकी इनहेरिटेंस होती है, और इनकी इनहेरिटेंस होने की वजह से फिर क्या होता है, बहुत सारी जनरेशन के बाद नई जनरेशन डेवलप हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। लैमार्किज्म, बोलो बच्चे लोगो जल्दी से बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डार्विन ने क्या कहा। तो आपने नोट कर लिया।
अब डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी, समझा तो मैंने आपको दिया ही है ना? तो चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी जो दी थी, ये दो लोगों ने अलग अलग दी। एक थ्योरी देने वाले जो बंदे थे 1958 में, हालांकि आप नाम सिर्फ डार्विन का जानते हो ऐसा नहीं था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक तो खुद थे, है ना, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और दूसरे इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, है ना, उनका नाम था अल्फ्रेड रसल वॉलेस। ठीक है, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, इन्होंने मिल करके थ्योरी को दिया। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। कुछ समय पश्चात, ठीक है, देखो, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, इन्होंने पैरेलली इनके साथ में ये थ्योरी थी। ठीक है, अब डार्विन का एक शिप था, है ना, इसका भी नाम आप याद रखिएगा, डार्विन के आप शिप का नाम याद रखिएगा, राइट। इसका नाम है HMS बीगल, है ना, HMS एक बीगल करके एक शिप था। इस शिप से डार्विन ने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए। ठीक, और इसका नाम आप याद रखेंगे। और 5 ईयर इन्होंने अपना एक्सपेडिशन किया। इस थ्योरी को, डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, इसी थ्योरी को मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, इसी थ्योरी को डार्विन वॉलेस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन वॉलेस, इसी को डार्विन वॉलेस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डार्विनिज्म, यही डार्विनिज्म कहलाता है। तो चाहे आप इसको डार्विनिज्म कहिए, चाहे आप इसको डार्विन वॉलेस थ्योरी कहिए। ठीक है, आप इनकी बुक का नाम क्या था, डार्विन साहब की बुक का नाम, डार्विन साहब की बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज by means of नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आप इसके फैक्टर समझ लेते हैं कि डार्विन के क्या क्या फैक्टर थे। ठीक? मैं आपको एक एक फैक्टर बताता जाता हूं, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ द डार्विन थ्योरी। डार्विन की थ्योरी के क्या क्या फैक्टर।
पहला फैक्टर था रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो इसने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करता है और अपने नंबर बढ़ा देता है। वो उतने नंबर बढ़ाता है जितने कि सच में नेचर उसको क्या कर सकती है, नेचर उसको रिटेन नहीं करती। तो उसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके, है ना, एनवायरमेंट पे अपने आप को डोमिनेट कर पाए, टू डोमिनेट इन एनवायरमेंट, है ना, इसलिए टू डोमिनेट, है ना, तो डोमिनेट करने के लिए अपने मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो सब रहे सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? फिर सेकंड नंबर पर आता है, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। तो उसने कहा कि देखो रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेस में क्या क्या मेन चीज आती है? फूड एंड स्पेस। उसने कहा सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो फूड और स्पेस लिमिटेड है, जिसके लिए ये लिमिटेड होने की वजह से, है ना, ये बहुत जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है उतने सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो थर्ड नंबर पर उसने कहा कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से कम सर्वाइव करते हैं। अब उसके बाद उसमें जो बचते हैं, तो सपोज दैट एक यूनियो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 20,000 यूनियो को बर्थ देती है। 20,000 में बहुत सारे प्रीडेटर खा जाते हैं और बहुत सारे क्या होता है सर्वाइव नहीं कर पाते फूड की स्कैर्सिटी से। अब जो बचे उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। तो उसने कहा तीसरा एवोल्यूशन का फैक्टर है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो उसने कहा जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फिर सेकंड नंबर पे मतलब अपने ही लोगों के बीच में स्ट्रगल, एंड एक ही स्पीसीज के अंदर स्ट्रगल। तो एक यूनियो दूसरे यूनियो से स्ट्रगल करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, है ना। तो डियर बहुत सारे डियर पैदा करता है लेकिन सब नहीं रह पाते। क्यों? कुछ प्रेडेटर खा जाते हैं और कुछ रिसोर्स और स्पेस की वजह से डेथ कर जाते हैं। बाकी जो बचे होते हैं उनमें आपस में स्ट्रगल होता है। जो पावरफुल होता है वो वीक वाले को वहां से पुश कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल दूसरे स्पीसीज के साथ में। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मेनली ये दो चीजों के लिए होता है, या तो स्पेस के लिए और या ये फूड के लिए। अब देखिए, जैसे कि वाइल्ड बीस्ट जो होते हैं अफ्रीका में, वो डियर के साथ में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि दोनों के बीच दोनों का फूड सेम है, ग्रासेस सेम है, तो आपस में उनके बीच में स्ट्रगल होगा। जो पावरफुल होगा वो वीक वाले को पुश कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एनवायरमेंटल स्ट्रगल। गर्मियां आ गई, है ना, और एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब उनको कहीं मूव करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल स्ट्रगल हो गया। चौथे नंबर पर आते हैं वेरिएशन। एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से कुछ के अंदर वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है वेरिएशन क्या होते हैं? क्रोमोसोमल वेरिएशन होते हैं, जेनेटिकल वेरिएशन होते हैं, जिनको म्यूटेशन कहा जाता है ना, वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन हो जाने के बाद क्या होता है? उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन। उसने कहा इनमें से जो सुपीरियर स्पीसीज होती है उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे, इसी को कहता है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उस नेचर में जो चेंज एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगी। इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। अब उसने कहा कि मतलब कि जो नेचर में, नेचर के अकॉर्डिंग ये अपने अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर डार्विन और लैमार्क एक दूसरे के साथ में सहमत थे। उनका कहना है कि फिट रहने के लिए वो क्या करेगा? सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप कर लेगा, तभी उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, है ना। मतलब वेरिएशन डेवलप हो जाएंगे। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। अब इसमें जो यूजफुल कैरेक्टर डेवलप हुए वो इनहेरिटेड हो जाएंगे, अगली जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्मेशन ऑफ
न्यू। बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट हो बताइए दोनों लोग। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और मैं आपको समझा देती लिखा देता हूँ, अब समझने वाली बात नहीं, लिखा देता हूँ। देखो, कुछ फॉसिल्स पाए जाते हैं, ऐसे फॉसिल्स, उन फॉसिल्स को मिसिंग लिंक कहते हैं। मिसिंग लिंक क्या होती है? द फॉसिल्स हैव कैरेक्टर्स ऑफ टू ग्रुप। दो ग्रुप के बीच में जो दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक जिन फॉसिल में पाए जाते हैं, उनको हम मिसिंग लिंक कहते हैं। ये मैं आपको और लिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। देखो, ये कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। लेकिन इसका फॉसिल पाया जाता है तो पाई नहीं जाती, तो इसको मिसिंग लिंक कहेंगे। अब देखो, इसकी चोंच थी, लेकिन चोंच में क्या थे? इसके टीथ थे, जो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। विंग्स में क्लॉस थे, रेप्टाइल का कैरेक्टर है। पूंछ में कॉर्डल वर्टिब्री है, रेप्टाइल का कैरेक्टर है। लेकिन विंग्स पाए जाते हैं, एप्स का कैरेक्टरिस्टिक है। फेदर्स पाए जाते हैं, एप्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके जो पैर हैं वो एप्स की तरह हैं। तो ये दोनों के बीच की क्या है? मिसिंग लिंक है। क्लियर है ना? यूग्लिना पाया जाता है, अभी जिंदा है, उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। और जो फॉसिल हो गए कनेक्टिंग लिंक, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मिसिंग लिंक कहेंगे। क्लियर? तो अब आप इनके एग्जांपल नोट कर लो, मिसिंग लिंक। तो सबसे पहला जो मिसिंग लिंक है वो यही है भाई साहब, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का। लिथोग्राफिका, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये किसके किसके बीच का है? ये दो चीजों के बीच का है, रेप्टाइल और एप्स के बीच का। पहली मिसिंग लिंक। दूसरा वाला ये पूछा हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स तो बहुत बार पूछा गया, इक्थियोस्टेगा। इक्थियोस्टेगा जो है, दैट इज मिसिंग लिंक ये मिसिंग लिंक किसके बीच का है? फिश और एम्फीबियन के बीच का है। दोनों के कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, फिश एंड एम्फीबियन। तीसरे में आ जाते हैं लाइकेनॉप्स, ये भी पूछा हुआ है, LYCA, लाइकेनॉप्स। लाइकेनॉप्स मिसिंग लिंक है रेप्टाइल और मैमल के बीच का। ठीक है। और टेरिडोस्पर्म्स, टेरिडोस्पर्म एक प्लांट है, प्लांट फॉसिल है। ये क्या, फर्न और सीड प्लांट, इनके बीच की मिसिंग लिंक है। राइट, ये चार मिसिंग लिंक है, ये आप याद रखिएगा। याद रहेगा? ओके, ग्रेट। अब बताओ, एवोल्यूशन में और कुछ समझना हो तो बताओ, और कुछ आपको लगता हो। आपको होमोलॉगस, ये तो पता ही होगा आपको, होमोलॉगस एनालॉगस। और कोई चीज पूछनी हो तो बताओ, मैं बता दूंगा।
क्रक्स मैंने आपको मेनली बता दिया, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ आप देख लीजिए, अगर आपको लगता हो तो मैं आपको बता दूँगा, अभी समझा दूँगा, कहीं पे कोई दिक्कत हो। देख लीजिए आप चैप्टर एक बार। दोनों लोग बताओ देख करके, चेक करके। शिफ़त और फ़ातिमा, जल्दी से। बोलिए, मैसेज करिए मुझे। इज़ देयर एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर? नो। चलो ग्रेट। अब देखो, एक लास्ट चीज़ ज़ूलॉजी में मेरे सिलेबस में रह रही है, तो मैंने आपको इवोल्यूशन भी करवा दिया। वो है डिज़ीज़, है ना? डिज़ीज़। अब आ जाते हैं डिज़ीज़ वाले, ह्यूमन डिज़ीज़ में आ जाओ। ह्यूमन डिज़ीज़ वाले चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है ज़ूलॉजी का, ह्यूमन डिज़ीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़। सबसे ज़्यादा इसमें जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसकी? लाइफ साइकिल से, मलेरिया की लाइफ साइकिल, है ना? मैं आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल दिखाता हूँ और आप इसको बिल्कुल से याद रखेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए वो इसी से पूछे गए। एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। मलेरिया की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जरा बेटा, है ना? एक मिनट।
देखिए, तो मैं आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल बता रहा हूँ। मलेरिया डिजीज, देखो याद रखना, मलेरिया जो पैरासाइट होता है, कौन होता है? बताएगा कोई? मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम, है ना? प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम हो जाए, आपको जो समझ में आता जाए वो आप नोट करते हैं, मैं आपको बताता जाऊँ, ठीक है? कौन इन्फेक्टिव स्टेज होती है, कैसे होती है, पेन पेपर रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लिखवाना पॉसिबल नहीं है, वरना मैं आपको लिख देता, यहीं पे लिख देता। जब मॉस्किटो, जिसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट होता है, वो काटता है किसी को, तो मॉस्किटो के सलाइवा में, मॉस्किटो के सलाइवा में ये पैरासाइट पाया जाता है। ये स्पोरोजॉइट इनको कहते हैं, जिस स्टेज में होते हैं उसको स्पोरोजॉइट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया नीट में कि मलेरिया के पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज कौन होती है? तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है? नाम क्या है इसका? ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट? एक और होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है? नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूं। मलेरिया किससे किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, स्पेलिंग लिखो, VIVAX। प्लाज्मोडियम की तो लिख लोगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, VIVAX। तो पहले मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेली से। नोट करिए, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओवेली, OVALE। तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, MALARIAE, MALARIAE, प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है, ठीक है? और सबसे आखिरी वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नोट करिए, प्लाज्मोडियम FALCI ये चार कैटेगरी में, ठीक है? ये चार कैटेगरी के चार ये हैं प्लाज्मोडियम में, जिनसे मलेरिया होता है। मलेरिया इन्फेक्टिव स्पेस स्पोरोजॉइट, ये हमारे ब्लड के थ्रू लिवर में जाता है। लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर में होता है। लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करता है, डिवाइड करके मीरोजॉइट पे कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पोरोजॉइट कन्वर्ट होता है मीरोजॉइट। मीरोजॉइट पूरे ब्लड में फैलता है और आरबीसी के अंदर चला जाता है। आरबीसी के अंदर जाने के बाद यहां पर रिंग शेप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए, रिंग शेप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये इसके अंदर फिर से सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी के अंदर होता है। नोट करेंगे, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन आरबीसी। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन आरबीसी। मलेरिया जब किसी आदमी को हो जाता है तो उसको कपकपी के साथ में फीवर आता है, कपकपी लगती है और फीवर आता है। वो तब होती है जब आरबीसी के अंदर ये पैरासाइट चला जाता है और एक सब्सटेंस रिलीज करता है, हीमोजोइन। नोट करेंगे, हीमोजोइन इज अ केमिकल which brings fever with shivering, which brings fever with shivering। अब क्या होता है? शिवरिंग के साथ फीवर आता है। उसके बाद क्या होता है? शिवरिंग के साथ फीवर आने के साथ में अब ये डुप्लीकेट करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है ना? आरबीसी रप्चर हो जाती है और रप्चर हो जाने के बाद इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर हुआ, ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर नहीं। अब एक मॉस्किटो डिजीज पर्सन को काटता है, उसके अंदर दोनों के दोनों गैमीट चले जाते हैं। गैमीट जाने के बाद उसके गट में, उसके पेट में, गट के अंदर जाइगोट परफ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। एपिथेलियल उसकी लेयर में ये इस तरह का सिस्ट बनाते हैं, है ना?
ये जाइगोट डिवाइड करता है, सिस्ट बनाता है, और सिस्ट को oocyst कहते हैं। oocyst के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट डेवलप हो जाते हैं। ये मॉस्किटो के स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाते हैं, स्टमक से सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाते हैं। फिर जब मॉस्किटो किसी को काटता है तो फिर स्पोरोजोइट उसके अंदर चले जाते हैं। दैट्स हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो टेक्स पैरासाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया साहब? बस ये दिमाग में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने ब्रेन पे रखिए। ठीक है, अब नोट करते जाओ, नोट ही करने वाली चीजें। देखो, टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होती है? सॉल्मोनेला टाइफी से होती है। टाइफी से होती है ना? और इसका टेस्ट किससे होता है? इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेस्ट विडाल टेस्ट से कंफर्म होता है कि बंदे को टाइफाइड है, विडाल टेस्ट इसके लिए होता है ना? राइट। और ये कॉमन किस में है? 1 to 15 ईयर चिल्ड्रन के बीच में कॉमन है। ठीक है, इनके बीच में कॉमन है ना? स्प्रेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो टाइफाइड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। निमोनिया, अच्छा टाइफाइड ये एक चीज और नोट कर लो, इट अफेक्ट लिवर, ये लिवर को अफेक्ट करता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से होता है ना? और दूसरा एक और से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से भी होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इससे होता है ना? और किसको अफेक्ट करता है? एल्वुलाई गेट फिल्ड विद प्रोटीन रिच फ्लूइड। तो एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिससे बंदा सांस नहीं ले पाता, है ना? कॉमन इन ओल्ड पीपल, नोट करते हो, कॉमन इन ओल्ड पीपल। ठीक है, कॉमन इन ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। थर्ड आ जाओ, कॉमन कोल्ड रिनो वायरस से होता है, आपको पता है। रिनो वायरस से होता है ना? चौथा मलेरिया, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, है ना, इन सबसे होता है। पांचवा एस्कैरिएसिस, छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, एस्क्वेरिस लिम्ब्रिक्वाइड से होता है। एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड से होता है ना?
और फूड और वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, गंदा वाटर और जो फूड होता है उससे ये होता है। और एग रिमेन्स, नोट करो, एग ऑफ स्कैरिस remains viable for many years। बहुत सालों तक इसके एग जो होते हैं वो वायबल रहते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैला सकता है। 6 नंबर पे फाइलेरिया, जिस डिजीज को एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। एलिफेंटियासिस ये होता है किससे, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होता है ना। और हाँ, इसका जो वेक्टर है इसको फैलाने वाला वो है क्यूलेक्स फैटिगन मॉस्किटो, क्यूलेक्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में। क्यूलेक्स फैटिगन मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स फैटिगन जो मॉस्किटो है ये इसका क्या है, वेक्टर है। एक 7th चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया होता है चिकुनगुनिया वायरस से, चिकुनगुनिया वायरस से होता है, ठीक है। और एडीज इसका जो वेक्टर होता है याद रखना, वेक्टर मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछे गए, वेक्टर होता है एडीज मॉस्किटो, AEDES, एडीज एजिप्टी होता है, AECYPTI, एडीज एजिप्टिस का मॉस्किटो होता है जो इसका वेक्टर होता है। डेंगू, डेंगू होता है भाई साहब फ्लेवी राइबो वायरस से, फ्लेवी राइबो वायरस से होता है ना। और ट्रांसमिशन सेम, इसका भी ट्रांसमिशन है एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी इसका वो ट्रांसमिशन करता है। ये तो हो गए आपके वेक्टर्स और डिजीज। एक देखो, एक और चीज समझ लो, इम्यूनिटी एक तो होती है नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो तरह की होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। देखो एक्टिव क्या होती है, जो हमारे ही शरीर में हमारे ही शरीर ने डेवलप की उसको एक्टिव बोलते हैं। पैसिव क्या हुई,
जो किसी दूसरे से ले ली। समझो बात को। आपने सुना होगा कि किसी बहुत अभी कोरोना का टाइम था, कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों को डिजीज हुई, कोरोना हुआ बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे लोगों के अंदर कोरोना का वायरस हुआ, गया, वो बीमार हुए और वो ठीक हो गए। तो उनके अंदर क्या हुआ कि एक पैथोजन गया और उनके अंदर उनकी ही एंटीबॉडीज उन्हीं की बॉडी में डेवलप, उनमें एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई। लेकिन कुछ लोग थे जो कमजोर थे, जिनको कोरोना डेवलप हुआ, तो जो लोग ठीक हुए उन्होंने उनके बॉडी में एंटीबॉडी, उन्होंने क्या किया, अपनी एंटीबॉडी प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू दूसरों लोगों को दे दिया। तो उसके शरीर में जो दूसरा आदमी जिसको दिया गया, उसके शरीर में जो इम्यूनिटी है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। देखो, तो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? नेचुरली एंटीजन एंटर इनटू बॉडी व्हिच ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इसको हम बोलते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरली फ्यू एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस। अब यहाँ पे नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बच्चे के अंदर अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, माँ से बच्चा उसकी इम्यूनिटी लेता है और दोबारा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी फिर भी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट नहीं होती है। वो अपनी मदर का मिल्क पीता है, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम से उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आती है। तो वो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? तो मदर से फीटस में जो इम्यूनिटी आती है, प्लेसेंटा के थ्रू आती है और कोलेस्ट्रॉम मिल्क के थ्रू आती है, वो क्या है? नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब तीसरा क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी। हमने क्या किया कि किसी बंदे को क्या लगा दिया? वैक्सीन लगा दिया। वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन मरे हुए जर्म्स होते हैं। तो हमने मरे हुए जर्म्स उस बॉडी को दे दिया, वैक्सीन दे दिया। अब क्या हुआ? उस बॉडी के अंदर वैक्सीन की वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। वो कैसी है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई, मतलब कोरोना के मरे हुए पैथोजन लगाए गए। उस बंदे को बुखार उखार आया और उसके अंदर डेवलप हो गई क्या? एंटीबॉडीज। अब सच में कोरोना वायरस आएगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज पहले से डेवलप हो गए। ये क्या हो गई? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो मैंने बताया, प्लाज्मा थेरेपी, है ना? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इम्यून सीरम इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंजेक्शन। तो अब क्या हुआ? किसी बंदे को कोरोना हुआ था, उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। वो क्या हुआ? तो वो थी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। अब क्या हुआ? वैक्सीन लगा दिया, वो क्या है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसने किसी को प्लाज्मा दे दिया, वो क्या है? परफॉर्म एंटीबॉडी। ये क्या है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बोलो पहले। फातिमा, बोलो भाई। अब इस चैप्टर में देखो, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, है ना? मेन मेन जितना सारा सब कुछ था मैंने बता दिया। अब कुछ इसमें पूछना हो तो पूछो। चेक करो, आप अपनी एनसीईआरटी चेक करो और कहीं पे कोई डाउट हो पूछ लीजिए, है ना? जोलॉजी का मैंने सिलेबस वाइंड अप कर दिया, सब मैंने पूरा सिलेबस करवाया, सभी चैप्टर मैंने पढ़ाए, सभी टॉपिक्स मैंने करवाए। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी जो कहीं भी पूछना हो बता। क्लियर फातिमा? ऑल क्लियर? मैसेज करके मुझे बताओ। फातिमा, इज इट क्लियर टू यू एवरीथिंग? ड्रग एब्यूज से भी पूछा जाता है, हाँ राइट, ड्रग एब्यूज, राइट। ड्रग एब्यूज से मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, इसमें फातिमा ये जो ड्रग्स किससे क्या निकालती है ना? देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे मैं बताता हूँ, एरेथ्रोजाइलान कोका,
है ना। तो कोकीन किससे निकालते हैं? इसमें सिर्फ तुमको क्या याद रखना है कि किससे क्या निकालते हैं। मॉर्फिन किससे निकालते हैं, कोकीन किससे निकालते हैं। हमारे पास है या मैं लिखवा दूं, जैसा बोलो। अच्छा ठीक, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है ना, दैट इज राइट क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना। तो जैसे हेलुसिनोजन किसको बोलते हैं, है ना। एलएसडी कहाँ से निकालते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एलएसडी कहाँ से निकालते हैं। और हाँ, सोर्स याद रखनी है, सिर्फ सोर्स, इसके सिम्टम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सोर्स याद रखनी है, ठीक है। और किस सोर्स से निकाला गया, और दूसरा एक चीज देखो मैं और चेक कर लेता हूँ, होल्ड ऑन। सोर्स का नाम याद रखना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे एलएसडी क्लेविसेप्स परपुरिया से निकालते हैं ना, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया, एलएसडी तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। और कैनेबिस से, है ना, कैनेबिस सटाइवा, कैनेबिस इंडिका, किससे क्या निकालते हैं, है ना। गांजा क्या है, भांग क्या है, याद रखना ड्रग्स वाले, ये पूछा जाता है। और एक चीज, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स इनमें से कौन सा है, साइकोडेलिक ड्रग्स कौन सा है ना, ये याद रखना, ठीक है। इफेक्ट नहीं याद रखना है, इफेक्ट नहीं पूछा। आप देखोगे कभी भी इफेक्ट पे आपको क्वेश्चन नहीं आया कि इसका कोमॉर्फिन का क्या इफेक्ट होता है, नॉर्फिन का क्या इफेक्ट होता है, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। और बताओ, और एक बार चेक करो, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो। डिजीज में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही क्वेश्चन, बस ये है कि जो ये वाला है ये जरूर याद रखना, मलेरिया की लैब से जरूर से याद, ठीक है। कैंसर में ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे कि मतलब बिनाइन कौन सा आता है, मैलिग्नेंट, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। मेडिकल मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स, मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स, वो वही ना, किससे क्या प्लांट से निकालते हैं, सोर्स बता याद रखना आपको। जैसे ये रेसर पाइन, वही ना, रेसर पाइन ना, रेसर पाइन रावोल्फिया सर्पेंटाइना से निकालते हैं। और वो किस काम आती है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज एलिमेंट्स में काम आती है, बस सही याद रखना। भांग के रस, गांजा, ये सब हो गया, है ना। हाँ, मेडिकल यूज, ठीक है ना। मेडिकल यूज में जैसे देखो, मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या याद करना है। पहली चीज कि सबसे पहले ड्रग्स, है ना। ड्रग्स में अब देखो केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें दिया नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। तो ड्रग्स में याद रखना है कहां से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकाला गया, ठीक है ना। और मेडिकल यूज, जैसे कुछ है, कुछ ड्रग्स नहीं है, मेडिसिनल प्लांट है, जैसे रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना, तो कहां से निकाला गया, रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना से। ड्रग्स का क्या नाम है, रेसरपाइन, है ना, इसे रेसरपाइन। तो ये याद रखना है कि रेसरपाइन कहां से निकालते हैं, रॉवोल्फिया सर्पेंटाइना, रॉवोल्फिया से निकालते हैं। क्या काम आती है, ब्लड प्रेशर के काम, दैट्स, बस इतना ही याद रखना ड्रग्स वाले में, ठीक है। और बताओ, एवोल्यूशन वाली पीडीएफ मैंने दे दी निष्कल जी को, और देख लीजिए, कोई डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, शिफत क्लियर। ठीक है, तो इट इज ऑल फॉर जोलॉजी सिलेबस। जोलॉजी के जितने सिलेबस थे, जो सिलेबस में जितने चैप्टर थे हमारे, ठीक है ना, मैंने आपको सब करा दिए हैं, राइट। तो जोलॉजी सिलेबस आज से ओवर होता है, राइट। बाकी निष्कर्ष जी से कोऑर्डिनेट कीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई डिस्कशन हो, है ना, कोई क्वेरी हो, तो आप निष्कर्ष जी से कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा, तो डाउट वाउट कुछ वैसा कुछ होगा, तो या फिर कहीं दिक्कत होगी, कहीं हर्डल होगी,
सो निष्कर जी मुझे कम्युनिकेट कर देंगे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है? चलो ठीक। ठीक है शिफत? ऑल डन? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। और कोई दिक्कत हो तो आप निष्कर जी से क्वेरी करेंगे, है ना? और वो मुझे कम्युनिकेट कर देंगे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।